हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रिलेटरल्स, उसके हम कुछ आज बेसिक्स करने जा रहे हैं। और ये बेसिक्स बच्चों मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत जरूरी है आपको चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, एक बार आप इनको अच्छे से समझेंगे और नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके जी, तो चैप्टर है हमारा बच्चों से चैप्टर नंबर 3। ये गलती से लिख दिया चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 3 क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? तो सबसे पहले चीज हम देखेंगे बच्चों, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? अ क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 3 और मोर साइड्स। 3 या 3 से अधिक साइड्स का बना हुआ एक जो बंद फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। और ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ही बना होता है। ठीक है कि नहीं का? तो अब मुझे बताइए, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट खींच दूंगा और उसी के एंड पे एक और खींच दूंगा तो हमारा एंगल बन जाएगा। फिर कम से कम क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मुझे ऐसे ऐसे और ऐसे तीन मुझे कम से कम लाइन सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट तो उसमें होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मैं बना करके ड्रॉ करके बता देता हूं। ठीक है ना? सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ये रहा। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब मैंने एक और बना दिया, अभी भी देखो उसका मुंह खुला हुआ है इसका। ठीक है, तो उसको बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और कम से कम लाइन सेगमेंट चाहिए। तो कम से कम कितनी हो गई? मिनिमम तो कितनी हो गई? 3 लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, अब 4 भी हो सकती हैं, 5 भी साइड से हो सकती हैं, 6 भी। तो स्टार्ट कहां से होता है बंद फिगर? 3 साइड से स्टार्ट होता है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये सारे फिगर्स जो कि कम से कम 3 या अधिक साइड्स के बने होते हैं, बंद होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड्स हैं, इसके आधार पर उनके नाम भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो शुरू के जो 2 हैं वो स्पेशल नाम है, आगे फिर आपके लिए याद करना बहुत आसान रहेगा। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 3 ही साइड्स है हमारे पास। कितने साइड्स हो? सिर्फ और सिर्फ 3 ही साइड्स हो। तो बच्चों आपको पता भी है कि इस 3 साइड वाले क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं। ये सब जानते हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो 3 साइड वाला स्पेशल नाम क्या है? ट्राई एंगल, क्योंकि 3 एंगल्स हैं इसके अंदर। हर एक वर्टेक्स से कोने पे एक एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तो ट्राइंगल हो गया। देन अगर 4 साइड्स हो, तो जैसा देखो नीचे बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, ये जिसके अंदर इंटीरियर लिखा हुआ 4 साइड है, तो ये कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड मतलब 4, साइड वाला फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंगल नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? तो 3 साइड वाले का नाम एंगल से, 4 साइड वाले का नाम साइड से। तो 3 साइड वाला ट्रायंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटर। उसके बाद अगर 5 साइड होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों पेंटागन। 6 साइड होती हैं हेक्सागन। 7 साइड होती हैं हेप्टागन। 8 साइड्स होती हैं ऑक्टागन। 9 नोनागॉन। 10 डेकागॉन। समझ में आ गया? तो 5 से बहुत इजी है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, OCTA ऑक्टा, NONA नोना, DECA डेका। समझ में आ गया? तो ये हमारे क्या है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनने वाले क्लोज्ड फिगर्स जो होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। क्लियर है? तो सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन जो होता है 3 साइड का होता है, जिसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो ये मैं थोड़ा सा ट्रायंगल का जो निशान है ये हटा देता हूं, और ये बच्चों हमारा चैप्टर नंबर जो है ये क्या है? 3 है। तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। चैप्टर नंबर, ये बच्चों चैप्टर नंबर है 3 हो गया हमारा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा गलती से लिख दिया गया है यहाँ पे। चलिए, अगला हम चलते हैं अपना सेकंड नंबर जो पॉइंट है हमारा, रीजन्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो एक पॉलीगॉन जो होता है बच्चों, वो 2 मेन भागों में बटा होता है। ठीक है भाई, अगर बंद मैंने फिगर कर दिया तो एक तो उसके अंदर का रीजन, अंदर का क्षेत्र, एक होता है बाहर का। ठीक है कि नहीं का? तो जो अंदर वाला क्षेत्र होता है उसको इंटीरियर कहते हैं, बाहर वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। तो ये जो पूरा समतल होता है, प्लेन होता है, इस प्लेन को जो पॉलीगॉन है 2 भागों में बांटता है। एक इंटीरियर हो गया और एक क्या हो गया? एक्सटीरियर। और इंटीरियर के अंदर इसकी बाउंड्री भी शामिल होती है। समझ में आ गया?
बाउंड्री जो होती है उसके इंटीरियर का हिस्सा होता है। तो अब बताओ क्या हो गया, बताओ रीजन्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो दो रीजन होते हैं पॉलीगॉन के, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो मैंने चार साइड का पॉलीगॉन मतलब क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अंदर वाला रीजन है वो इंटीरियर कहलाता है, बाहर वाला वो एक्सटीरियर कहलाता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने या कोई भी पॉलीगॉन बना दिया, मैंने अंदर एक पॉइंट ले लिया P Q ले लिया अंदर और एक ले लिया R बाहर ले लिया, फिर पूछेंगे आपको कि कौन से पॉइंट्स इंटीरियर में है, कौन से पॉइंट्स एक्सटीरियर में है, तो आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इंटीरियर, इन मींस अंदर, एक्स मतलब आउटसाइड बाहर। क्लियर है? सो द पॉलीगॉन हैज टू रीजन्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। फिगर में इजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। बच्चों पॉलीगॉन के वर्टाइसेस प्लूरल वर्टेक्स किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना बच्चों, कोई भी अगल बगल वाली दो साइड जहां पे मिल रही हो उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो या फिर हम बोलते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन का एक साइड चुन लो, कोई भी एक साइड। तो मान लीजिए हमने ये ऊपर वाली साइड ले ली, तो ये साइड जहां पे एंड हो रही है, तो एक तो इधर खत्म हो रही है साइड और एक इधर खत्म हो रही है साइड, तो एंड्स जो होते हैं साइड के वो उसके वर्टेक्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? सो व्हाट डू यू मीन बाय वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन? द वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड। तो मान लीजिए ऊपर वाली साइड है, इसका ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, दोनों वर्टेक्स हो गए। इस वाली के दो एंड पॉइंट्स कौन से? ये ऊपर नीचे, तो ये दोनों वर्टेक्स हो गए। तो मतलब जो कोने होते हैं, तो हर एक साइड जहां पे एंड होती है उसके एंड पॉइंट्स को ही क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन के वर्टाइसेस बोलते हैं। और बच्चों ध्यान देंगे, जो पॉलीगॉन में वर्टाइसेस होते हैं ना, उनकी संख्या पॉलीगॉन की साइड्स की संख्या के बराबर होती है। अब हमारा मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? तीन, तो वर्टेक्स भी तीन होंगे। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होंगी? 1 2 3 4, तो वर्टेक्स भी देखो कौन है? 1 2 3 4 हो गए। और वर्टेक्सेस को हम क्या करते हैं? एक सिंगल कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं, A B C D, कोई भी लेटर अंग्रेजी अल्फाबेट। ठीक है कि नहीं? क्या सो ये क्लियर है? एंड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की कोई भी साइड के जो अंत बिंदु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स सिंगुलर, वर्टाइसेस प्लूरल। चलिए, तो अभी अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। जितनी साइड्स होंगी, भुजाएं होंगी पॉलीगॉन की, उतना ही वर्टाइसेस होंगे। ठीक है? तो ट्रायंगल में तीन तीन, क्वाड्रिलेटरल में चार चार, पेंटागन में पांच पांच, हेक्सागन में सिक्स सिक्स, हेप्टागन में सेवन सेवन। समझ में आ गया? चलिए, अब अगला हमारा है एडजेसेंट वर्टाइसेस। बच्चों एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, बाजू है, जो एक दूसरे से क्या हो? टच हो। ठीक है? तो इसका मतलब जो एक ही साइड होती है ना, एक साइड, वो एक साइड के दोनों जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलते हैं। अब देखो ये ऊपर के ये दोनों एडजेसेंट हैं, इसके दोनों वर्टाइसेस ये दोनों एडजेसेंट हैं, चिपके हुए एक दूसरे के साथ 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 हैं। इसी प्रकार से नीचे वाली साइड है, उसके ये दोनों एडजेसेंट हो गए और ये साइड वाली के ये दोनों एडजेसेंट हो गए। मतलब समझ में आ गया? तो अगल बगल के कोई भी दो वर्टाइसेस, चाहे मैं ऊपर के दोनों ले लूं, चाहे ये दोनों साइड के ले लूं, चाहे नीचे के ये दोनों ले लूं, चाहे ये दोनों साइड ले लूं, इधर के लेफ्ट साइड के। ठीक है कि नहीं? ये दोनों ले लूं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो डेफिनेशन क्या होगी एडजेसेंट वर्टाइसेस की? किसी भी एक साइड के दोनों एंड पॉइंट होते हैं ना, वो एडजेसेंट वर्टाइसेस ही होते हैं। कोई भी एक साइड ले लो, उसके दोनों एंड पॉइंट्स आर एडजेसेंट। तो देखो, व्हाट आर एडजेसेंट वर्टाइसेस? These are the एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के एक ही साइड के दोनों अंत बिंदु जो होते हैं एंड पॉइंट्स, उन्हीं को हम एडजेसेंट वर्टाइसेस कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला हमारा इंटीरियर एंगल्स। बच्चों अब कोई भी मैंने पॉलीगॉन बना दिया, समझ में आ गया? ये पॉलीगॉन है हमारा। तो पॉलीगॉन में दो प्रकार के एंगल्स बनते हैं बनाने पर, अंदर भी बनते हैं एंगल्स, बाहर भी बनते हैं। ठीक है? अब अंदर वाले एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? ये वर्टेक्स है यहाँ पे, तो देखो ये जो अंदर एंगल बन गया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कोई भी दो अगल बगल की जो एडजेसेंट साइड्स है उसके बीच में बनने वाला एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल होता है। और अगर मान लीजिए हाँ किसी भी एक साइड को बाहर बढ़ा दूं, किसी भी एक साइड को बाहर बढ़ा दूं, समझ में आ गया? तो यही कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये जो मैंने यहाँ नीचे बनाया हुआ ये, अब अगर मैं मान लीजिए इसकी ऊपर वाली कोई भी एक साइड को बाहर बढ़ा दूं, तो मैंने ऊपर वाली कोई बाहर बढ़ा दिया, तो अब ये जो बाहर जो एंगल बनेगा बढ़े हुआ हिस्से और पिछली वाली साइड से, ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अब मान लीजिए मैंने इस साइड को मैंने सपोज ऊपर बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या मैंने इस साइड को लेफ्ट में बढ़ा दिया बाहर, तो ये जो एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर। क्लियर है बच्चों? तो कोई भी एक साइड को किसी भी तरफ बढ़ा दो, तो बढ़ा हुआ हिस्सा और उसके बगल की जो भी साइड है, वो दोनों के बीच में जो बाहर एंगल बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? तो देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे। इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल
ओके, तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बताओ? एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड्स एंड लाइंग इन द इंटीरियर पॉलीगॉन। कोई भी दो अगल बगल की एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल और जो अंदर आता हो उसको बोलते हैं इंटीरियर। तो ये देखो चार अंदर वाले एंगल हो गए, ये इंटीरियर हो गए। ट्रायंगल में तीन हो जाएंगे, तो जितनी साइड्स होती है उतने एंगल्स होंगे इंटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन एनी वन साइड ऑफ पॉलीगॉन इज प्रोड्यूस्ड, पॉलीगॉन की कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस मतलब बढ़ा दिया जाए किसी भी एक तरफ, देन द एंगल which it makes with the next side outside the polygon is called exterior angle। तो बढ़ाने पर वो जो साइड है बढ़ी हुई, वो अगली साइड के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ये बाहर बनता है पॉलीगॉन का। तो नीचे देख लेते हैं, ट्रायंगल में मैंने बना के दिखाया। तो ए बी सी ये हमारा ट्रायंगल है। तो मैंने क्या साइड बीसी को बढ़ा दिया, तो बीसी को बढ़ा करके मैंने कहां तक पहुंचा दिया? डी तक पहुंचा दिया। तो ये जो बढ़ा वाला साइड है भाई, बीसी को बढ़ाया तो बीसी के अगली साइड कौन सी है बताओ? एसी है। अगली साइड एसी है, तो बीसी का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है मतलब सी डी, और अगली साइड एसी, इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा, ये जो डबल लाइन से दिखा है बाहर वाला, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अब मान लीजिए मैं एसी को इधर बढ़ा दूं, तो ये जो बढ़े वाला पोर्शन है ऊपर वाला, ये तो इसके बीच में और अगली साइड एबी के बीच में जो एंगल बनेगा इधर बाहर बन जाएगा। और ऐसी में एबी को मैं नीचे प्रोड्यूस कर दूं, तो नीचे बढ़े हुए पोर्शन ये और अगली साइड बीसी, इसके बीच में जो एंगल होगा। तो समझ में आ गया, ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर मतलब समझ में आ गया, कोई भी दो साइड एडजेसेंट उसके बीच का एंगल अंदर जो बने वो इंटीरियर, और किसी एक साइड को बाहर बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच में बढ़े हुए पोर्शन के बीच में और अगली साइड के बीच में जो बाहर एंगल बनता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? चलिए, तो इस ट्रायंगल में बच्चों एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों तो है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, तो देखो एंगल्स को ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंगल और एस लगा देना आगे। और ये जो बाहर एंगल बन रहा है ना, ए सी बी, ए सी डी, सॉरी ए सी डी, तो किसी एंगल को नाम लिखने के लिए तीन अक्षरों में नाम लिखते हैं, जिधर वर्टेक्स है उसको बीच में बोला जाता है। तो हम लिख सकते हैं ए सी डी, हम डी से भी बोल सकते हैं, डी सी ए भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो अंदर वाले क्या हो गए? ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ये तीनों है इंटीरियर एंगल्स। और बाहर वाला जो होगा इसको अकेले एंगल सी नहीं बोलेंगे, तीन अक्षरों में नाम देना, एंगल क्या बोलेंगे? एंगल ए सी डी, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है बच्चों? तो ये थे हमारे शुरू के 7 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट मतलब होते हैं बिल्कुल अगल बगल वाले। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल्स का वर्टेक्स चौंच एक ही होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होता है, एंड एक कॉमन साइड, और एक कॉमन साइड होना चाहिए। समझ में आ गया? दो एंगल जिनमें एक होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, एक होना चाहिए कॉमन साइड, एंड विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप न करें, किसी एक एंगल का कुछ हिस्सा दूसरे पे ना आ जाए। ठीक, अब देखना, मैंने यहाँ दो फिगर बनाए बच्चों, ध्यान देना। पहले वाले फिगर में मैंने देखो एक एंगल बना दिया, एंगल ए बी डी, ये ऊपर है, ऊपर वाला हिस्सा देखो इतना सा। फिर डी बी सी ये मैंने नीचे बनाया, तो दो अलग अलग एंगल्स है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब मुझे बताओ ए बी डी का वर्टेक्स यहाँ पे बी है चौंच, और डी बी सी का वर्टेक्स भी बी है, दोनों बी पे बन रहे हैं। तो बताओ बी हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। समझ में आ गया? तो ऊपर वाले और नीचे वाले जो दोनों एंगल हैं ये किस चौंच पे बन रहे हैं? बी पे बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया बी। अब मुझे बताओ ऊपर वाला जो एंगल है उसमें एक आर्म बी डी है, और नीचे वाले में भी तो है एक आर्म बी डी। समझ में आ गया? तो एक हमारी कॉमन आर्म भी हो गई। क्लियर है? और ये एंगल देखो यहां से यहां तक है, और ये फिर नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही, ये अलग है ये अलग है। तो इस प्रकार के एंगल्स कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स का पेयर। समझ में आ गया? तो क्या प्रॉपर्टी है इसकी? टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, एक तो होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है कोना चौंच, और एक बीच में जो होता है आर्म भुजा वो कॉमन होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कुछ भी हिस्सा ओवरलैप न करे। इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, कॉमन वाली आर्म जो होती है वो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में आए। तो देखो ये वाली नॉन कॉमन हो गई, ये भी कॉमन नहीं है, तो इनके बीच में आ रही कॉमन आर्म। तो इस प्रकार के एंगल्स का जोड़ा कहलाता है एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो बगल में मैंने एक और फिगर बनाया, लगभग ऐसे फिगर है, लेकिन उसमें मैंने दो एंगल्स कौन से लिए? देखो एक तो लिया पी क्यू आर, ये पूरा बड़ा, और एक लिया पी क्यू एस जो उसी में से छोटा सा काटा है। तो देखो पी क्यू एस ऊपर का छोटा है, बस इतना सा डबल निशान लगा है, और पी क्यू आर फुल है। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे पी क्यू आर और पी क्यू एस में कॉमन वर्टेक्स तो क्यू है, एक कंडीशन तो लागू होती है, कॉमन वर्टेक्स है। बट बच्चों यहाँ पे कॉमन भुजा ना नॉन कॉमन के बीच में नहीं आ रही। तो देखो इन दोनों में कॉमन भुजा कौन सी है? जो दोनों का हिस्सा है, पी क्यू दोनों ही एंगल में। देखो पी क्यू बड़े वाले में भी है
और PQ छोटे वाले में भी है। तो ये जो कॉमन भुजा है ना, ये बाकी दोनों नॉन कॉमन भुजाओं के बीच में नहीं आ रही, तो एडजेसेंट नहीं है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो ऊपर का छोटा एंगल है ना, वो एक तरह से ओवरलैप कर रहा है बड़े वाले एंगल को, बड़े वाले एंगल के अंदर ही समाया हुआ है। समझ में आ गया? तो देखो जो ओवरलैप वाला हिस्सा है ना, वो उसको मैं हल्का सा शेड करके बता दूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो बड़ा वाला एंगल तो आपको दिख ही रहा है, PQR। तो PQR में जो छोटा एंगल है ना हमारा, कौन सा वाला, ये रीजन। तो ये जो रेड में मैंने शेड किया है, ये रीजन बच्चों ओवरलैप कर रहा है। समझ में आ गया? बड़े वाले हिस्से के ऊपर आ रहा है, ये अलग बाहर होना चाहिए। तो वहां पे देखो ये अलग है, ये अलग है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। जबकि ये जो छोटा वाला एंगल है, ये बिल्कुल उसके ऊपर ही फिट हो गया। समझ में आ गया? बड़े वाले एंगल में से काट के बनाया गया। इस प्रकार के एंगल एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाते। तो इसमें याद रखना है, जो कॉमन वाली साइड हो गई हमारी बच्चों, कॉमन वाली साइड ये PQ है। देखो PQ है, क्योंकि छोटे एंगल में भी PQS बोलेंगे तो PQR है, और बड़े में PQR बोलेंगे तो PQR है। तो ये कॉमन आर्म जो होती है ना, बाकी दोनों के बीच में नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे कॉमन आर्म जो होती है बीच में आ रही थी। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के एंगल एडजेसेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एंगल ABD ऊपर वाला ये रहा, एंड एंगल DBC नीचे वाला, ये तो है एडजेसेंट एंगल्स, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। जबकि इसमें एंगल PQS मतलब ऊपर वाला छोटा, और एंगल PQR नीचे वाला बड़ा, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ऊपर वाला छोटा बड़े में से काट के बनाया गया, बड़े का हिस्सा है, वो ओवरलैप कर रहा है, तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स बच्चों ओवरलैप नहीं करते। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगला पॉइंट नंबर 9 की ओर। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। तो दो ऐसी साइड्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वो एडजेसेंट साइड्स कहलाते हैं। सिंपल भाषा में अगल बगल की दो साइड जो आपस में टच होती है, कोने पे मिलती हैं जाकर के। अब जैसे हमारा देखो ये पॉलीगॉन है, तो देखो ये साइड कौन सी, BC और BA, ये अगल बगल की साइड्स है, तो दोनों एक ही वर्टेक्स पे B पे जाके मिल रही हैं, तो ये एडजेसेंट साइड्स होगी। इसी प्रकार से BA और AE ये एडजेसेंट साइड्स हो गई, AE और DE एडजेसेंट साइड्स। मतलब समझ में आ गया बच्चों? ऐसी कोई भी दो साइड्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो पॉलीगॉन के अंदर, ये देख लीजिए इधर, ये PQRS, इसमें से PQ और PS ये दोनों साइड जो है, इनका कॉमन वर्टेक्स P है, P पे मिल रही है, तो ये दोनों साइड्स एडजेसेंट हो गई। ऐसी PQ और QR एडजेसेंट हो गई, QR और SR एडजेसेंट हो गई, SR और PS एडजेसेंट हो गई। मतलब अगल बगल की कोई भी दो साइड जो आपस में टच है एक कोने पे, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स का पेयर। टू साइड्स, दो ऐसी साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, किसी पॉलीगॉन की, दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, जो एक पॉइंट पे जाके मिलती है, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, चौच हो, क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट साइड्स। अब बच्चों अगला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या होता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम? तो ध्यान देना बच्चों, ए लाइन सेगमेंट, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट को कहते हैं जॉइनिंग एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। अब ये कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। अब ध्यान देना, सपोज मैंने एक वर्टेक्स ले लिया C, कौन सा वर्टेक्स ले लिया, C। तो C के लगातार वर्टाइसेस C से जो सीधे टच है, एक तो B है और एक क्या D है। ठीक है, तो B और D C के कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए, जो लगातार आ रहे हैं। भाई C के बाद B आ जाएगा, C के बाद D आ जाएगा, तो ये हो गए कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। तो नॉन कंसेक्यूटिव मतलब होता है इनको छोड़ करके, पहला छोड़ करके अगला। तो देखो C के बाद पहला वर्टेक्स है हमारा B, तो B को छोड़ देते हैं हम, C के बाद पहला B को छोड़ देते हो अगला वाला ये, फिर इधर से C के बाद D को छोड़ के अगला वाला E। तो A और E हमारे नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस हो गए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमको किसी भी एक वर्टेक्स को नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस से जोड़ दे, तो जो चीज मिलेगा वो क्या कहलाता है, डायगोनल। तो बच्चों देखो C पॉइंट से मैंने डायगोनल बनाया हुआ है, ठीक है कि नहीं क्या? तो C पॉइंट से बच्चों जो इसका B पॉइंट है ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है, C से D भी कंसेक्यूटिव है, तो B और D को तो जोड़ना नहीं, क्योंकि तो पहले से जुड़े हुए हैं। तो C को हमने किससे जोड़ दिया, एक तो A से जोड़ दिया, एक E से जोड़ दिया, तो ये दोनों जो है ये डायगोनल्स हो गए। अब मुझे बताओ अगर मेरे को A से जोड़ना हो, तो A से मैं कितने डायगोनल्स बना लूंगा, हर वर्टेक्स से दो बन जाएंगे। अब A से देखो A के कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन से हो गए, एक तो B हो गया और एक हो गया E, इनको छोड़ देना। तो A से B और E तो पहले से जुड़े हुए हैं, अब किन से नहीं जुड़ा हुआ, एक तो C से जोड़ना पड़ेगा और एक D से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं A से C को जोड़ता हूँ ये डायगोनल हो जाएगा, और D को जोड़ूंगा तो ये भी डायगोनल हो जाएगा। इसी प्रकार से E, अब E से देखो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन से हो गए, दो लगातार, बगल वाला A और D, इनको छोड़ देना है, तो सामने वाले दो कौन से हो गए, B को जोड़ दूं तो डायगोनल बन जाएगा, C जुड़ा हुआ है तो ये डायगोनल बन जाएगा। समझ में आ गया? तो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को छोड़ करके जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स जो लगातार नहीं हो, उनको जोड़ दो आपस में, वो क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल पूरी तरह से बच्चों अंदर आता है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए C है, C को छोड़ के यहाँ 4 पॉइंट्स है, अब चारों में से मैं अगर B और D को जोड़ूंगा तो पॉलीगॉन के ऊपर ही आ गया, तो
ऊपर नहीं आता, कभी भी डायगोनल पूरा पूरा कहाँ आता है, अंदर आता है। समझ में आ गया? तो किसी भी वर्टेक्स से सारे बचे कुछ वर्टेक्स को जोड़ लो, जो लाइनें पूरी तरह से अंदर आ जाए, अलग दिख जाए, वो डायगोनल है, बाकी नहीं है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे हम देख लेंगे कि कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट बता दूंगा मैं। चलिए, अगले बहुत सिंपल सिंपल हमारे टर्म्स हैं। 11 नंबर पॉइंट है इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन। इक्वी मतलब होता है इक्वल, एंगुलर मतलब सारे एंगल्स बराबर। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे के सारे एंगल्स आपस में बराबर हो, अंदर वाले, वो कहलाता है इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन। मान लीजिए पहला पॉलीगॉन हमारा ट्रायंगल है, तो अंदर के तीनों एंगल्स बराबर हो जाए। क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल्स बराबर हो जाए। पेंटागन है, पांचों एंगल्स बराबर हो जाए। समझ में आ गया? तो ए पॉलीगॉन इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे अंदर के जो एंगल्स है यदि बराबर हो जाते हैं, इस प्रकार का जो पॉलीगॉन है वो इक्वी एंगुलर कहलाता है। अब मान लीजिए अगर सारे एंगल्स बराबर होते हैं बच्चों, तो सारे साइड्स भी बराबर होते हैं। तो अगर ट्रायंगल है, वो तीनों एंगल्स बराबर है, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा और सारी साइड भी बराबर हो जाएंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो स्क्वायर हो जाएगा, वो चारों एंगल 90 के हो जाएंगे। पेंटागन है तो पांचों एंगल बराबर, पांचों साइड बराबर। क्लियर है? चलिए, अगला हमारा है इक्विलेटरल पॉलीगॉन। तो यहाँ पे देखो, इक्विएंगुलर इक्विलेटरल का मतलब बराबर ही होता है बच्चों। किसी भी पॉलीगॉन में अगर अंदर के सारे एंगल्स बराबर होते हैं तो सारी साइड भी बराबर होती हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है? तो इक्विएंगुलर मतलब सारे एंगल्स बराबर हो अंदर वाले, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड्स आपस में बराबर। ठीक है? तो ए पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों कंडीशन साथ ही आएंगी बच्चों। अगर सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे तो सारी साइड भी बराबर हो जाएगी। तो मान लीजिए 5 साइड का पॉलीगॉन है, तो अगर पांचों साइड बराबर होंगी तो इसका अर्थ होगा पांचों के पांचों एंगल्स भी बराबर होंगे। इस प्रकार का पॉलीगॉन जिसके प्रत्येक अंदर वाला एंगल्स सारे के सारे बराबर हो जाए और सारी साइड भी बराबर हो जाए, इस प्रकार के पॉलीगॉन को बच्चों बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो समझ में आ गया? तो मान लीजिए 6 साइड का पॉलीगॉन है, 6 के 6 एंगल आपस में बराबर, 6 की 6 साइड्स आपस में बराबर लंबाई की, तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन। 5 साइड का फिगर है, पांचों साइड बराबर, पांचों एंगल्स बराबर, रेगुलर पेंटागन। 4 साइड का फिगर है तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, स्क्वायर बोल सकते हैं उसको। समझ में आ गया? तो बच्चों ध्यान दिए ना, रेगुलर पॉलीगॉन ए पॉलीगॉन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल एंड ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। समझ में आ गया? प्रत्येक इंटीरियर एंगल बराबर, प्रत्येक साइड भी बराबर, तो वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, अभी मुझे बताओ रेगुलर का उल्टा क्या होना चाहिए, इररेगुलर या नॉन रेगुलर। तो सीधी बात है, सारी साइड बराबर न हो, सारे एंगल्स बराबर न हो, एक भी अलग हो गया ना, तो होगा नॉन रेगुलर या फिर इररेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ गया? तो सिंपल भाषा में लिख देंगे इररेगुलर पॉलीगॉन ए पॉलीगॉन विच इज नॉट रेगुलर। मतलब समझ में आ गया? एक भी साइड अलग हो जाए, एक भी एंगल अलग हो जाए, तो वो इररेगुलर पॉलीगॉन होगा। मान लीजिए पेंटागन है, उसमें से 4 साइड तो एक जैसी, एक अलग हो गया, 4 एंगल मैचिंग है, एक डिफरेंट हो गया, तो वो हो जाएगा इररेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ गया? सारे मैचिंग होता है, सारे साइड सारे एंगल्स, तो रेगुलर, एक भी अलग हो गया, इररेगुलर। चलिए, अगला 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ये अक्सर के क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट में भी। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। बच्चों कोई भी पॉलीगॉन होता है ना, उसके जितने भी अंदर वाले एंगल्स होते हैं, उसमें अगर हर एक एंगल अंदर वाला, प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम कम नाप का हो तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। समझ आएगा? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका प्रत्येक एंगल, हर एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से कम कम हो, तो वो होता है कॉन्वेक्स। और एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया, अब 180 डिग्री क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है, सीधी लाइन खींच दे तो उसका नाप कितना होता है, डी से नापे तो 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो एक स्ट्रेट लाइन का नाप होता है 180, तो 180 से अगर बड़ा एक भी एंगल आ गया तो उसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन, समझ में आ गया? तो फॉर एग्जांपल आपको मैं लाइन खींच के बता दूं, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? ठीक है, 90 डिग्री का तो आपको पता होगा राइट एंगल होता है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये लाइन है, ठीक है कि नहीं? क्या अब इस जगह अगर मैं एक परपेंडिकुलर ऊपर खींच देता हूं तो ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री का। अब अगर मैं इसी लाइन को और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो ये एंगल भी तो 90 हो गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसका जो डिग्री नाप होता है, ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन होगी उसका डिग्री माप होगा कितना,
180 डिग्री, ठीक है कि नहीं क्या? तो ध्यान देना 180 डिग्री से भी ज्यादा नाप आ जाए किसी भी एक एंगल का अंदर वाला तो कॉनकेव होगा, अदरवाइज क्या होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक पॉलीगॉन बना दिया PQRS, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में PQRS। अब देखो इसमें ये एंगल देखो, ये अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट चली जाती तो 180 होता डिग्री, तो 180 से तो कम ही है ये एंगल, ठीक है? ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है और ये भी 180 से कम है, तो अगर सारे के सारे एंगल 180 से अगर कम हो जाते हैं तो वो होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है? तो ये बच्चों ये सॉरी वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, फर्स्ट वाला 15th वाला जो है वो ये रहा, ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, सारे एंगल 180 से कम है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, मैं नीचे वाला जो एस आर है उसको ना जोड़, ऐसे ना जोड़ के मैं ऐसे और ऐसे करके जोड़ दूं तो ये पेंटागन बना मैंने, 5 साइड का फिगर देखो, ए बी 1, फिर बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4 और ए ई कितना है 5, तो ये 5 हमारी अलग अलग साइड्स हो गई, तो ये तो क्या हो गया, एक तो पेंटागन हो गया, ठीक है कि नहीं क्या? अब इस पेंटागन में ध्यान दें नीचे के जो दोनों साइड है उसके अंदर वाला एंगल, बाहर वाला नहीं लेना, अंदर वाला, तो एंगल बी सी डी और वो भी अंदर का जो मैंने बताई, तो ये बच्चों देखो 180 से भी बड़ा एंगल आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं BC को से सीधा आगे लाइन खींच देता तो वही तो 180 होता, 180 से तो बड़ा है, ठीक है? मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ कब 180 होगा और 180 से बड़ा क्यों है ये, ठीक है? आपको डायग्राम से पता लग जाएगा। अब मान लीजिए ये BC है ना, तो अगर मैं BC को ही आगे और थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दूं तो ये ऊपर ऊपर का ना देखो इतना स्ट्रेट लाइन का, ये तो 180 हो गया और ये नीचे का फालतू यहां तक नापना है ना हमको, तो 180 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया ये बड़ा, तो अगर क्योंकि 180 से बड़ा हो गया इसका मतलब ये कैसा हो गया, कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। समझ में आ गया? तो देखो एट लीस्ट वन एंगल ऑफ सच ए पॉलीगॉन इज मोर देन 180, समझ में आ गया? तो अंदर का अगर सारे प्रत्येक एंगल्स 180 डिग्री से कम हो कॉन्वेक्स, एंड यदि एक भी एंगल 180 से बड़ा हो गया ना अंदर वाला तो वो होता है बच्चों कॉनकेव पॉलीगॉन। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 16। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से, इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको अच्छे से समझ के नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 17 पे बच्चों। अब हम समझेंगे कर्व क्या होता है। कर्व क्या होता है बच्चों? मान लीजिए मैं किसी प्लेन में एक समतल में बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट फिर एक और एक और एक और पास 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 खूब सारे, चाहे सीधाई में ले लूं चाहे टेढ़े मेढ़े कैसे भी ले लूं, और उन सबको जोड़ दूं, तो जोड़ने के बाद में उनको जो भी फिगर मिलेगा उसको कर्व बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कर्व बनता कैसे है? खूब सारे पॉइंट्स को एक प्लेन में जोड़ दो। समझ में आ गया? कर्व क्या होता है? इट इज द जॉइन ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए पेपर। पेपर पे लिए गए खूब सारे पॉइंट्स पास 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 खूब सारे ले लो, खूब सारे ले लो और उनको जोड़ दो। अब चाहे वो सीधाई भी ले लो चाहे टेढ़े मेढ़े ले लो, कैसे भी ले लो, वो जो चीज मिलेगी ना वो क्या होगा? कर्व होगा। ठीक है कि नहीं? क्या तो यहाँ खूब सारे हमारे कर्व्स हैं, तो मान लीजिए मैं ऐसे कुछ भी खींच दूं, मैं सीधा खींच दूं, मैं कुछ खींच दूं, वो सब कर्व्स होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखेंगे 4 बेसिक प्रकार के कर्व्स कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कर्व्स, बेसिक कितने प्रकार के कर्व्स होते हैं बच्चों? 4 मेन प्रकार के कर्व्स होते हैं। तो सबसे पहला ए है ओपन कर्व, बी है क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ओपन और क्लोज, और क्लोज के दो स्पेशल टाइप है, सिंपल क्लोज्ड एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड। तो पहले मैं बात करता हूं ओपन कर्व की। चलिए, कोई भी कर्व को स्टार्ट हम कहीं से करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए जैसे ये वाला लाइन है हमारा, ये आर जैसा दिख रहा है ना, मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है? अब स्टार्ट किया तो मैं ऐसे करके घुमा करके ले आया, ला करके मैंने इस कर्व को कहां बंद कर दिया? यहां बंद कर दिया। तो बच्चों जहां बंद किया वो एंड पॉइंट होता है, जहां स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट होता है। तो यदि किसी कर्व का बिगिनिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वापस आकर के ना मिले, अलग अलग जगहों पे आए, वापस एक दूसरे से ना मिले, इस प्रकार का कर्व होता है ओपन कर्व। समझ में आ गया? स्टार्टिंग पॉइंट अलग जगह, एंड पॉइंट अलग जगह, वो जुड़े नहीं होते आपस में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अगर इसी बिंदु को, एंड पॉइंट को यहां ना खत्म करके ऐसे ला करके घुमा करके वहीं पर टच कर देता तो फिर वो क्लोज हो जाता। समझ में आ गया? तो जहां से शुरू करें वहीं पे लाके खत्म करें, क्लोज कर्व, जहां से शुरू करें अलग जगह लाके खत्म करें, ओपन कर्व। क्लियर है बच्चों? तो देखो 3 मैंने एग्जांपल्स दिए ओपन कर्व के। देखो यहां से मैंने चालू किया बनाना, ऐसे घुमा करके ले आए ले आए ले आए ले आए, ये देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, अलग अलग स्थानों पे ओपन कर्व। चलिए मैंने ये चाहे तो बाहर से शुरू कर दो चाहे अंदर से, सपोज अंदर से शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे घुमा लिया जलेबी की तरह, ऐसे घुमा लिया ऐसे घुमा लिया ऐसे घुमा लिया और अलग जगह लाके छोड़ दिया, लो जी ये भी ओपन कर्व हो गया। जो अलग अलग जगह है ना इनके पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये देखो ये हम चलो यहाँ बाहर से चलते हैं, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए
ऐसे 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 ऐसे, ये स्क्वायर जलेबी जैसा है हमारा। ये क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। तो देखो एंड पॉइंट अलग जगह है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग जगह है। समझ में आ गया? ये थे ओपन कर्व। अब मान लीजिए इनमें से मैं इस पॉइंट को उठा करके ऐसे जोड़ दूं, इस पॉइंट को उठा करके ऐसे जोड़ दूं, इसको ऐसे जोड़ दूं, तो वही चीजें क्लोज बन जाएंगी। तो देखो क्लोज कर्व क्या होते हैं? ए कर्व विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, जो जहां से चालू हो वहीं पे खत्म हो जाए। अब ये देखो तीनों हमने कैसे बनाए, देख लेते हैं। मैं आपको ड्रॉ भी करके बता देता हूँ ये कैसे बने होंगे, ठीक है। पहला तो सिंपल ही है, कैसे बनाया देखो। अभी मैं ये फर्स्ट वाला कैसे बनाया मैं बना के बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर नीचे आ गए, और फिर वापस जहां पे खत्म किया वहीं पे हमने खत्म कर दिया। ये लो जी, ये बन गया हमारा कौन सा कर्व? पहला वाला केस। सेकंड वाला कैसे बना वो भी देख लेते हैं हम। हमने बच्चों यहाँ से चालू किया, ठीक है कि नहीं क्या? तो देखो ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए नीचे, फिर ये घुमा करके ऐसे आ गए, और फिर ऐसे आकर के घूम करके वापस वहीं पे खत्म कर दिया हमने। इस प्रकार से जो बना कर्व वो हो गया क्लोज कर्व, ठीक है। और ये सर्कल आपको पता ही है, सीधा ही हम क्या कर सकते हैं, घुमा करके गोला ले आओ वहीं पे। लो जी, ये हो गया हमारा क्लोज कर्व। तो ये जो तीनों बने समझ में आ गया, जहां से शुरू किया हमने वहीं पे ही खत्म किया। तो ये थे हमारे बच्चों क्लोज्ड कर्व। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, ठीक है ना। ये इंक मार्क में इरेज कर देता हूं मैं। चलिए, अब हम देखेंगे बच्चों क्लोज कर्व के दो बेसिक प्रकार होते हैं अलग अलग। तो मैंने सी और डी में अलग ले लिया। एक होता है सिंपल क्लोज कर्व और एक होता है कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व। तो बच्चों सिंपल क्लोज कर्व ये तो पता चल गया क्लोज है, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म होगा। लेकिन तो देखो डेफिनेशन समझ आ गई, एक कर्व विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, जहां से शुरू वहीं पे खत्म हो, क्लोज। अब क्लोज में सिंपल क्या होता है? जो अपने आप को नहीं काटता। ए क्लोज कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो स्वयं को क्रॉस ना करे वो क्या कहलाता है? क्लोज्ड सिंपल कर्व, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ये तीनों बनाएंगे ना बच्चों। यहां से बनाना चालू किया तो ऐसे बना करके ऐसे ले आए, आपस में क्रॉस नहीं कर रहा है। यहां से चालू किया टिप से ऐसे ऐसे ऐसे, क्लोज कर्व, ये क्रॉस नहीं कर रहा। ये भी देखो, जहां से चालू किया घूम फिर के आ गए वापस वहीं बंद कर दिया, क्रॉस नहीं कर रहा। अब ये जो हम कर्व बनाएंगे ना, इसमें लाइन देखो पहले एक बार खींच देते हैं ना लाइन, तो दूसरे को क्रॉस करती है। तो देखना ध्यान से, ये फर्स्ट वाला बनाऊंगा तो देखना, पहले मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है, फिर मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है, फिर मैंने ऐसे खींच दिया, तो अभी तक तो क्रॉस किया नहीं है। अब मैं वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा ना, तो ये देखो बच्चों, ये क्रॉस हो गया ना मामला। तो अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करता है तो कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व होता है। ये 8 बनाते हैं तो ये भी क्रॉस करेगा एक दूसरे को। ऐसे लाएंगे तो खींची हुई लाइन को पहले क्रॉस कर लेगा और फिर ऐसे जाएगा, समझ में आएगा? इसी प्रकार से जो हम स्टार बनाते हैं ये भी एक दूसरे को क्रॉस करता है। कैसे करता है देखो, ऐसे खींच दिया हमने, फिर हम नीचे ले आए, ठीक है, फिर देखो ये देखो, ये क्रॉस हो गया ना, ये क्रॉस हो गया, और ये देखो कितनी बार क्रॉस हुआ। तो इस प्रकार का जो कर्व होते हैं, जो एक कम से कम एक बार क्रॉस करे, ज्यादा बार भी करे, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व। तो समझ आ गया? सिंपल वाले खुद को क्रॉस नहीं करते, कॉम्प्लेक्स वाले एक या अधिक बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ एक बार क्रॉसिंग हुई है, या एक बार हुई, या तो बहुत बार हुई है, कम से कम 5 बार, 1 2 3 4 5 बार कट रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आ गया? तो ये हो गए बच्चों हमारे कर्व्स के प्रकार। ओपन कर्व, जहां से खत्म अलग जगह पे, जहां से शुरू और अलग जगह पे खत्म, शुरुआत और एंड पॉइंट अलग अलग स्थानों पे होते हैं। क्लोज कर्व, जहां पे शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्लोज कर्व। एक दूसरे को कहीं पे भी एक भी बार अगर क्रॉस कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत सिंपल चीज थी, इसको अच्छे से समझ करके आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगली एक आधी प्रॉपर्टी और रह गई हमारी। ओके जी बच्चों, अब ये हमारे बच्चों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि पॉलीगॉन से रिलेटेड हैं और आपको पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो अच्छे से समझेंगे। फॉर्मूला क्या है वो समझा रहा हूं, फॉर्मूला बनना कैसे ये भी समझा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहली बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लोअर क्लासेस में आपने 7th स्टैंडर्ड से शायद पढ़ी होगी, क्या ये प्रॉपर्टी? एएसपीटी बोलते हैं शॉर्ट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यदि कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल बना दिया, तो इसका अंदर वाला ये एंगल पहला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इन तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया? द सम ऑफ
3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी याद रखेंगे, शॉर्ट में इसको ASPT बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके चारों एंगल का सम 360 होता है, तो वो देखेंगे बाद में कैसे आएगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में हमको पता है। अब इसी की मदद से अगर हमारा कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो, 4 साइड का, 5 साइड का, 6 साइड का, 10 साइड का, 20 का, 50 का, 100 साइड का, उसके अंदर के सभी एंगल्स का सम यदि हमको निकालना तो हम इसी जानकारी के बल पे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस फर्स्ट वाली जानकारी को यूज करके हम आगे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने वाले हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। मान लीजिए कोई एक पॉलीगॉन है जिसके 4 साइड है, 5 है, 6 है, कितने भी है, तो उनके जितने भी अंदर वाले एंगल्स हैं, अब भैया जितनी साइड होंगी उतने ही एंगल्स होंगे। मान लीजिए 4 साइड है तो अंदर 4 एंगल होंगे, 5 साइड है अंदर 5 एंगल होंगे, 6 साइड है 6 एंगल होंगे। तो मैं बता चुका हूं पहले, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। तो मान लेते हैं n हमारा नंबर ऑफ साइड्स है, एंगल्स भी इतने ही होंगे। तो जितने भी अंदर वाले एंगल्स होते हैं उनका सम का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है बच्चों n-2, ब्रैकेट में करना n-2, n होता है साइड्स जितनी है उससे 2 कम कर लेना और इनटू कर देना 180। समझ में आ गया? तो n-2 इंटू 180, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, 2 उसमें से घटा देना और 180 से इंटू कर देना। ठीक, अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहां से आया, कैसे बना? ठीक है बच्चों, कैसे बना? ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमको अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। चलिए, इससे पहले कि हम नीचे वाली टेबल पे आए, ठीक है, शुरू के 2 कॉलम्स देख लेते हैं। ट्रायंगल बच्चों, पॉलीगॉन के नाम मैंने लिखे हैं अलग अलग। ट्रायंगल कितनी साइड होती है? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स में बता चुका हूं, तो कितनी साइड्स होती है? 3। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं? 4। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 5। हेक्सागन की 6। और कोई भी पॉलीगॉन है तो हमको अगर नहीं पता तो हम n लिख देंगे, एनी पॉलीगॉन, तो कितनी भी साइड मतलब n मान सकते हैं। ठीक है कि नहीं? पॉलीगॉन के आंसर, तो ये समझ में आ गया शुरू का लेफ्ट 2 कॉलम में। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने शुरू के 4 पॉलीगॉन्स बनाए जो मैंने वहां 1 2 3 4 में लिखे हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा पेंटागन है और ये हमारा है हेक्सागन। क्लियर है? अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने सबकी साइड्स लिख ली। देखो n यहाँ पे कितनी साइड है? 3, n इक्वल टू 3, यहाँ n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ये नंबर ऑफ साइड्स लिख ली। क्लियर है? अब जरूरी चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कोई भी एक वर्टेक्स चुन लेता हूं, तो मैंने सब में लेफ्ट का एक कोने का वर्टेक्स चुना। यहाँ पे इस वर्टेक्स को चुन लेंगे, यहाँ पे इसको चुन लेंगे, यहाँ पे इसको चुन लेंगे, कोई भी चुन लेना, यहाँ इसको चुन लिया। ठीक है, अब चुनी गई वर्टेक्स से बचे कुछ जितने भी वर्टेक्स हैं उनको जोड़ लेना, बचे कुछ जितने भी है। अब बताओ, इसके अलावा वर्टेक्स हमारे पास एक ये रहा और एक ये रहा, इससे तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बताओ, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, एक ही रह गया, इसको हम बीच में से ऐसे जोड़ लेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, इससे 2 जुड़े हैं ऑलरेडी। देखो, एक तो ये इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, सामने के 2 रह गए, इनको भी जोड़ लेना, ऐसे और ऐसे, मतलब सभी वर्टेक्स से वहां लाइन जानी चाहिए। यहाँ पे देखो, पड़ोसी 2 वर्टेक्स से जुड़ा होगा हमेशा, तो सामने के जो 3 बच गए, इन तीनों से मैंने जोड़ दिया। ओके, तो इस प्रकार से द एंटायर फिगर इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। उस फिगर में खूब सारे ट्रायंगल्स बन गए। चलो, अब मुझे तो यहाँ ट्रायंगल की गिनती करो, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 1, मैंने 1 लिख दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1। यहाँ बताओ कितने ट्रायंगल बने? 2, 1 और 2, ये 2 लिख दिए। यहाँ कितने ट्रायंगल बने? 1 2 3, 3। यहाँ कितने बने? 1 2 3 4, 4। तो बच्चों, इनमें देखो संबंध देखना है। अगर 3 साइड होती है ना तो ट्रायंगल बनता है 1, 4 साइड होती है तो ट्रायंगल बनता है 2, 5 साइड होती है तो ट्रायंगल्स बनते हैं 3, 6 साइड होती है तो ट्रायंगल बनते हैं 4। तो अगर इनमें अगर हम संबंध देखें तो बच्चों, ट्रायंगल की संख्या 2 कम है साइड से, सब जगह देखो, 3 से 2 कम, 4 से 2 कम, 5 से 2 कम, 6 से 2 कम। समझ में आ गया? तो जितनी साइड होती हैं तो ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? उससे 2 कम होगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बता दूं कि 10 साइड है तो ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 8। अगर मैं बता दूं कि 50 साइड है, 50, तो ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 48। समझ में आ गया? 100 साइड है, 98, 25 साइड है, 23। समझ में आ गया? तो हमको सिर्फ 2 कम कर देना साइड से, वी विल गेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है। अब यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल है, तो बताओ अंदर के सारे एंगल्स कैसे बनेंगे? देखो, इसके तीनों ले ले अंदर वाले और इसके भी तीनों ले ले अंदर वाले, तो अगर ये सारे ले लेते हैं तो अंदर के सारे एंगल्स आ जाएंगे हमारे। समझ गया? देखो, ये दोनों मिलाकर के पूरा बन जाएगा और ये अंदर वाले छोटे दोनों मिलाकर के ये पूरा बन जाएगा। समझ आ गया? तो इसके तीनों ले लूं, इसको तीनों ले लूं, तो मिलाकर के सारे हो गए, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों। तो अच्छा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इसके तीनों एंगल का सम 180, तो 2 बार हो गया 180। तो मतलब जितने ट्रायंगल बनेंगे ना
उसको 180 से इंटू करना है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, तो दो ट्रायंगल के एंगल्स का सम 2 इंटू 180, तीन ट्रायंगल्स होंगे 3 इंटू 180, चार ट्रायंगल्स होंगे 4 इंटू 180। समझ में आ गया? तो बच्चों देखो इधर, तो ट्रायंगल लिया हमने, साइड्स कितनी है 3, तो कितने ट्रायंगल बने? एक ही तो बना, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक को 180 से इंटू कर दिया तो 180 आने वाला है। एएसपीटी हमको पता है ना ये। चलिए क्वाड्रिलेटरल में देखो कितने ट्रायंगल्स बने, दो ट्रायंगल बने, तो अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो ट्रायंगल्स हो तो दो बार 180 होगा भाई। 180 एक तो इस वाले ट्रायंगल का होगा और एक बार इस वाले का होगा, तो ये हो गया दो बार 180, तो मतलब ये आ जाएगा बच्चों 360। ठीक है, इसी प्रकार से पेंटागन में देखो कितने ट्रायंगल बने, तीन ट्रायंगल्स बने। देखो ये तीसरा फिगर, तीन ट्रायंगल बने, तो एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180, तो तीन ट्रायंगल्स हैं तो 3 इंटू 180, चार है तो 4 इंटू 180। अब मुझे बताओ अगर पॉलीगॉन में n साइड्स हैं, कितनी साइड्स हो n, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, दो कम तो n-2, और सम ऑफ ऑल एंगल्स तो n-2 को 180 से इंटू कर देंगे। जैसे देखो इधर एक ट्रायंगल है तो 1 इंटू 180, दो ट्रायंगल्स बनेंगे 2 इंटू 180, तीन ट्रायंगल्स बनेंगे 3 इंटू 180, चार ट्रायंगल्स बनेंगे 4 इंटू 180, और n-2 ट्रायंगल्स बनेंगे तो n-2 इंटू 180। अब मुझे बताओ अगर मैं आपको दे दूं कि एक पॉलीगॉन है उसके 8 साइड है, तो बताओ उसके सारे एंगल्स का सम कैसे आएगा? तो 8 में से 2 कम कर दो, कितना, 6 तो बनेंगे ट्रायंगल्स, तो 6 को 180 से इंटू कर देना, आ जाएगा आंसर 6 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 1080 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? तो बच्चों ये था हमारा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो आया कहां से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, तो अच्छे से डायरेक्टली याद रखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए अब एक और फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360। अब मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अगर हम एक क्रम में एक्सटीरियर एंगल्स ले ले, क्रम का मतलब होता है जैसे मान लो हमने ट्रायंगल ले लिया, अब मैं नीचे वाली साइड से स्टार्ट कर देता हूं, यहां से मैंने इसको इधर बढ़ा दिया, फिर वापस आए, फिर अगली साइड को मैंने इस तरफ बढ़ा दिया, फिर वापस आए, अगली साइड को मैंने इस तरफ बढ़ा दिया, तो एक साइड को एक ही और बढ़ाना है। तो अगर मैं सपोज यहां से चल के इधर बढ़ा दिया, फिर वापस आके अगली को उस तरफ बढ़ा दिया, फिर वापस आके अगली को इस तरफ बढ़ा दिया, इस प्रकार से सीक्वेंस में हमको बढ़ाना है। ऐसे इधर देखो, यहां से बेस से चलते हैं, इसको मैंने राइट में बढ़ा दिया, फिर वापस आए पिछले वर्टेक्स तक, फिर इसको आगे तक बढ़ा दिया, फिर वापस आए, फिर इसको आगे तक बढ़ा दिया, फिर वापस आए, इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 3 एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ मिलेंगे 4 एक्सटीरियर एंगल्स। तो बच्चों जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उतनी एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे इंटीरियर एंगल्स हर वर्टेक्स पे एक एक बनता है, एक्सटीरियर भी एक एक बनता है। तो किसी भी पॉलीगॉन में चाहे कितनी भी साइड हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 100 साइड भी हो, बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल्स है ना, उनका जो सम होता है वो हमेशा 360 ही आता है। समझ में आ गया? इंटीरियर वाले का कितने भी आ सकता है, लेकिन एक्सटीरियर वाले का फिक्स ही होता है, कितना, 360। तो देखो ये ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस में साइड्स को बढ़ाने से बने। तो अगर मैं बाहर के तीनों एंगल्स, ये x, ये y और ये z, इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 360। प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360। समझ में आ गया? किसी भी पॉलीगॉन के बाहर वाले सारे के सारे एंगल्स जो है एक्सटीरियर एंगल्स, उनको जोड़ने से हमेशा 360 आता है, कितनी भी साइड हो। इंटीरियर में अलग अलग आएगा, डिपेंड करता है साइड पे, यहाँ डिपेंड नहीं करता। ठीक, ये चारों साइड है, तो चार एंगल हो गए बाहर वाले, मैंने 1 2 3 4 नाम दे दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 360 डिग्री। 5 साइड होंगी तो पांचों बाहर वाले एंगल्स का सम 360, 10 होंगी तो 10 बाहर एंगल्स का सम 360। अब बच्चों जैसे जैसे ये नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, तो ये एंगल बाहर वाले छोटे होते जाते हैं। तो देखो ये एंगल बड़ा है काफी, देखो 90 से भी बड़ा है, ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर 5 साइड हो जाएंगी और छोटा हो जाएगा, 10-20 साइड हो जाएंगी और भी छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो एक्स्ट्रा एंगल होता है बच्चे, वो ट्रायंगल में ही होता है। समझ आ गया? ये जो एक्स्ट्रा एंगल्स होंगे ये सबसे बड़े होंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल में थोड़े छोटे हो जाएंगे, पेंटागन में और छोटे, और जैसे जैसे साइड बढ़ेंगी तो बाहर वाले एंगल छोटे 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 होते जाएंगे, और सबसे बड़े किस में होते हैं, इसमें होते हैं बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब मान लीजिए कि मैं ये तीनों के तीनों साइड्स बराबर कर दूं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो तीनों एंगल्स ही बराबर होंगे, तो प्रत्येक एंगल 60 60 60 का हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि अगर सारे साइड बराबर होते हैं तो सारे एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो मतलब 180 जो होता है तीनों एंगल्स का सम होता है, तो 180 के तीन बराबर हिस्से कर दो, तो 60 60 60। अब सुनना ध्यान से, अगर ये अंदर वाला एंगल 60 हो गया, अगर ये अंदर वाला एंगल क्या हो गया, 60 हो गया, तो ये मान लीजिए एक रेगुलर पॉलीगॉन है हमारा। रेगुलर मतलब सारी साइड्स क्या हो गई, इसकी बराबर हो गई। ठीक है कि नहीं? मैं यहाँ नोट कर दूं आपको, मान लीजिए कि ये हमारा साइड है, ये
ये और ये तीनों बराबर है। तो बच्चों अंदर के सारे एंगल भी बराबर होंगे, तो 180 का बिल्कुल 3 बराबर इससे करते हैं तो कितना कितना आएगा, हर एक एंगल 60 डिग्री का आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ध्यान रह जाए आपको, ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60। अब मुझे बताना बच्चों, हमको पता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होता है, एक जो स्ट्रेट लाइन होता है उसपे एक जोड़ी जो एंगल बनता है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। समझ में आ गया? मान लीजिए हमने बना दिया, मैं आगे प्रॉपर्टी में बता दूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पे हमने कोई भी एक लाइन खींच दिया ऐसे, तो एक जोड़ी एंगल जो बनता है ना स्ट्रेट लाइन पे, मान लीजिए तो ये वाला हो गया इधर का और एक हो गया उधर का, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है। समझ में आ गया? एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब मुझे बताना बच्चों, ये इधर का तो लेफ्ट साइड का 60 हो गया और बाहर वाला x है, तो इनको दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो भाई 60 प्लस x बराबर 180 है, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 में से 60 घटा देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बच्चों आ जाना चाहिए कितना, 120। तो ध्यान देना, अगर हमारा कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर 3 साइड वाला, मतलब स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है 3 साइड वाला रेगुलर, ठीक है, तो इसमें अंदर का जो सबसे बड़ा एंगल हो सकता है वो 60 ही हो सकता है। सबसे बड़ा एंगल अंदर का क्या होगा, 60 होगा, ठीक है, और बाहर का जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो कितना होगा, 120 होगा। इससे बड़ा संभव नहीं है, बाद में इससे छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे साइड बढ़ेगी एंगल छोटे। तो सबसे बड़ा बाहर का एंगल होता है कितना, रेगुलर पॉलीगॉन में कितना होता है, 120, और रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे जो छोटा अंदर का एंगल होता है वो कितना होता है, 60। ठीक है, अब अगर मैं 4 साइड का रेगुलर बना दूंगा तो अंदर के सारे एंगल्स 90 90 90 हो जाएंगे। 5 का बनाऊंगा बड़े। तो ध्यान देना, रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे स्मॉलेस्ट, रेगुलर मतलब सारी साइड बराबर, स्मॉलेस्ट एंगल अंदर का 60 होगा और बाहर का सबसे बड़ा एंगल 120 होगा। ये चीजें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में आ सकती है, तो आगे वापस एक्सप्लेन कर देंगे, अभी इतना ज्यादा हमको डिटेल में जाने की जरूरत यहाँ नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाहर वाले सारे एंगल्स जो होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अंदर वाले जो होते हैं उनका सम का फॉर्मूला ये रहा, n - 2 × 180, n हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं, और बाहर वाले का ऑलवेज 360। चलिए, अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स और टोटल नंबर ऑफ साइड्स बराबर होती है। ठीक है, तो अभी हमको दोनों हमने सम निकाल लिया, तो देखो अंदर वाले एंगल्स का सम ये रहा और बाहर वाले एंगल्स का सम 360 है। ठीक, अब मुझे बताना, मान लो एक पॉलीगॉन में 5 साइड्स हैं, तो अंदर वाले एंगल भी 5 ही होंगे, और अगर वो रेगुलर है तो पांचों एंगल बराबर होंगे। तो मुझे बताओ, अगर एक पेंटागन के 5 एंगल्स हैं सपोज, और पांचों एंगल का जोड़ ये आ रहा है, तो हर एक एंगल कैसे निकालेंगे, तो 5 एंगल, ये जो सम है पांचों का 5 से डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक एंगल आ जाएगा, क्योंकि हर एक एंगल बराबर होता है पॉलीगॉन में। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं इस सम को, सम ऑफ इंटर एंगल्स, इसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें, समझ में आ गया, क्योंकि जितने साइड्स होंगे उतने तो एंगल्स होंगे। तो इमेजिन करना बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको। ठीक है, सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसकी 4 साइड्स है, तो बताओ 4 में से 2 गया तो 2, 2 × 180 होता है 360, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम आ जाएगा कितना, 360। अब 360 का मतलब हो गया ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, रेगुलर है। समझ में आ गया, कैसा पॉलीगॉन है हमारा, रेगुलर है, और रेगुलर का मतलब हो गया चारों एंगल्स बराबर है। तो यहाँ अगर मैं बना दूं एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, गौर करना, चलिए, तो ये हमारा एक रेगुलर क्वाड्रेटर होगा जिसके चारों एंगल्स बराबर है। तो मुझे बताना बच्चों कि ये सारे बराबर होंगे, और हमको पता है कि ये साइड 4, तो मैंने यहाँ 4 रख लिया फॉर्मूला में, तो 4 - 2 कितना होता है, 2, और 2 × 180 होता है 360। तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना आ गया, 360। गौर करना अभी, तो सम हम निकाल चुके, कितना है, 360। ये आ गया हमारा सम, चारों का सम आ गया। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से हमने सम निकाल लिया, ये है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये चारों एंगल यदि हमारे बराबर है, तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो प्रत्येक एंगल आ जाएगा, क्योंकि बराबर ही तो है, तो 360 के 4 बराबर इससे करना है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, इससे 4 से, तो कितना आएगा, 90 आएगा, तो प्रत्येक एंगल 90 हो गया। तो बच्चों हर एक एंगल हमने निकाला कैसे, बताओ, ऊपर तो रखा हमने सम ऑफ इंटर एंगल्स, और नीचे रखा नंबर ऑफ एंगल्स है, नंबर ऑफ साइड्स, जो कि n ही है हमारे। तो मैं इस फॉर्मूले के नीचे यदि n लगा दूंगा, तो सम के स्थान पे आ गया ईच इंटर एंगल। तो देखो नीचे यहाँ पे, फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, बच्चों ईच वाला जो होता है ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लगता है, जहां पे सारे साइड सारे एंगल्स बराबर होते हैं।
तो सारे एंगल बराबर होंगे तो एक एंगल निकलेगा, अलग अलग होंगे ना तो नहीं निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कल, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू जो सम है ना हमारा n-2 to 180, इसके नीचे n लगा देना, नंबर ऑफ एंगल्स है नंबर ऑफ साइड्स। इसी प्रकार से ईच एक्सटीरियर एंगल, ये भी वैसे निकलेगा। तो सम है ना हमारा, सम कितना 360 होता है, तो उसके नीचे n लगा देना। समझ में आ गया? तो दोनों तरफ के जो सम है, समझ में आ गया? इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 to 180, एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है सिर्फ 360। तो इन दोनों के नीचे यदि मैं नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दूं दोनों को, तो हमको जो चीज मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगी? वो मिलेगी हमको प्रत्येक इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया? या प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो गया? n-2 to 180 अपॉन n। सम को हमने हर एक नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया या नंबर ऑफ एंगल से। इसी प्रकार से ईच एक्सटीरियर एंगल जो ऊपर 360 था उसके नीचे n लगा दिया। तो बच्चों चार फॉर्मूले हमने सीखे। कौन से? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये रहा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज 360, ईच इंटीरियर एंगल n-2 to 180 by n एंड ईच एक्सटीरियर एंगल 360 by n। और n हमारा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन रेगुलर होना चाहिए ईच निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया हमारा बच्चों, किसी भी पॉलीगॉन में अगर हमको उसके साइड्स पता है तो उसका डायगोनल्स की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, वो उसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n into n-3 अपॉन में 2। मतलब समझ में आ गया? जितनी साइड्स हैं, अब जैसे हमने पेंटागन अभी खींचा था थोड़ी देर पहले, तो गौर करो पेंटागन में जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ हम दो ही डायगोनल्स बना सकते हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, तो 4 into 4-3, तो 4-3 होता है 1, 1 4 जा 4 और 4/2 2 होता है, तो 2 डायगोनल्स आ जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों पेंटागन जो होता है उसमें कितनी है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, पेंटागन में कितनी होंगी, और फिर इस फॉर्मूले में हम काउंट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं पेंटागन में एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कितने डायगोनल्स बन जाएंगे हमारे पेंटागन में, ठीक है। चलिए मैं पेंटागन बना लेता हूँ। 5 साइड का बनाएंगे हम, ठीक है ना। 2 साइड हो गई, 3, ये 4 हो गई, और ये लो जी बच्चों हमारा बन गया पेंटागन। अब हमको इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स, मैं बता चुका हूं डायगोनल क्या होता है, पूरी तरह से अंदर बनते हैं। तो ये एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से अगल बगल के दोनों वर्टेक्स तो जुड़ी हैं ऑलरेडी, तो सामने वाली दो को और जोड़ लो। एक डायगोनल ये बना, एक ये बना। जैसे जैसे डायगोनल बनते जा रहे हैं बच्चों, मैं उनकी गिनती लिखते जा रहा हूँ, निशान लगा देता हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया, जिससे कि डबलिंग ना हो। कितने बन चुके? 2 बन चुके। यहां लिख देता हूं मैं वी गॉट 2, 2 बन गए। चलिए अब मैं ऊपर वाला वर्टेक्स ले लेता हूं, मैं हर एक वर्टेक्स से ट्राई करूंगा, ठीक है। अब ये वर्टेक्स देखो अगल बगल के दोनों से तो जुड़ा हुआ है, सामने के दो से और जोड़ लो। एक डायगोनल ये बन गया, और एक बन गया डायगोनल ये, ठीक है। इन पे भी निशान लगा लेता हूं। तो हमने दो और बनाए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो 2 प्लस 2, चलिए 2 हो गए। और चलिए अब देखते हैं और कुछ मिलेगा तो हम आगे और लिख लेंगे। 2 वर्टेक्स हो गए। अब मुझे बताइए इस वर्टेक्स से, तीसरे वर्टेक्स से मुझे अगल बगल की दोनों वर्टेक्स को तो छोड़ना है और सामने के दोनों से मिलाना है। तो देखो एक तो ऑलरेडी मिला ही हुआ है, एक ही तो बच गया, सामने के दोनों। तो हम क्या करेंगे, यहां से सिर्फ एक ही खींच पाएंगे, खींच दिया। तो ये हमने एक नया डायगोनल और खींचा, ये रहा। तो यहां मैं एक और लगा दूंगा। हम 3 वर्टेक्स चेक कर चुके हैं बच्चों, ऊपर के यहां से चेक कर लिया, यहां से चेक कर लिया, यहां से चेक कर लिया। अब यहां से देखते हैं। अब यहां से देखो अगल बगल के दोनों वर्टेक्स जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और सामने भी देखो जुड़ा हुआ है, ये रहा और ये रहा, खींच चुके हैं हमारे। तो यहाँ हमको और नहीं खींचना, गिनती हो चुकी। और नीचे वाला इससे भी देखो हमारे अगल बगल के तो जोड़ने नहीं है, और सामने के दो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो टोटल बच्चों कितने मिले हमको? ये टोटल मिले हमको 5। समझ में आ गया? अब बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको, फिगर बनाना पड़ा, खूब सारे डायगोनल्स खींचने पड़े। और बच्चों जैसे जैसे साइड्स बढ़ेंगी तो खूब सारा अंदर घनचक्कर बन जाओगे आप। तो उसका बेस्ट फॉर्मूला है, हमारे यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, पेंटागन है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितनी है बताओ? 5 है ना। एन इज इक्वल टू कितनी है? 5, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में रख दो। तो देखो इधर 5 इंटू 5-3, तो देखना मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये तो हो गया 5, बाहर 5 साइड है, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? 5-3, 5 - 3,
और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? अपॉन में 2, अपॉन में 2। चलिए अब ऊपर वाले का आंसर बहुत इजी है, बताओ। पहले ब्रैकेट का सॉल्व करो। 5 में से 3 गया तो 2, 2 5 से कितना होता है? 10 होता है। और नीचे क्या आ जाएगा? 2। और ये मेरे ख्याल से आपको सुपर कंप्यूटर तो चाहिए नहीं इसके लिए। 10/2 इक्वल टू क्या होता है? 5 होता है ना। तो देखो हमने जो डायग्राम बना करके मेहनत करके निकाला वो हमको सीधा सीधा ऐसे मिल रहा है फॉर्मूले से। समझ आ गया? तो बच्चों फॉर्मूला याद रख लेंगे। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों? n into n minus 3 upon 2 where n is the number of sides of the polygon। क्लियर है? तो अभी ये जो इंक मार्क मैंने जो तमाशा बनाया इसको मैं रब कर सकता हूं आई थिंक। चलिए और एक स्लाइड हमारी और रह गई बच्चों, बहुत सिंपल सा, जो मैंने बताया था अभी क्या आपको कि लीनियर पेयर एक्सियोम। क्या होता है लीनियर पेयर एक्सियोम? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि यदि पेयर मतलब जोड़ा, एक्सियोम मतलब होता है बच्चों प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? एक्सियोम मतलब प्रॉपर्टी और लीनियर मतलब लाइन पर एक जोड़ी जो एंगल बनता है उसकी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ये एक हमारी लाइन है AB और AB पे किसी एक बिंदु पर मैंने एक और लाइन खींच दी, रे खींच दी OC। ठीक है, तो देखो इस OC के कारण इस लाइन पे दो अलग अलग एंगल बन गए। इधर का तो बन गया एंगल 1, इधर का बन गया एंगल 2। तो एंगल 1 को मैं एंगल AOC भी लिख सकता हूँ और इधर वाले को COB भी लिख सकता हूँ। दो एंगल बन गए। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का जो डिग्री मेजर होता है पूरा 180 डिग्री होता है। अब ये पूरा यहां से यहां तक 180 डिग्री है तो इसके दो हिस्से कर दिए हमने। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ूंगा अलग अलग नाप के तो भी तो 180 ही आने वाला है। समझ आ गया? तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ मतलब जोड़, किसका जोड़? द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर एक जोड़ी जो एंगल बनते हैं उनका जोड़ जो होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल में लेटर्स में लिखूं, अल्फाबेट्स में लिखूं तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो O बीच में लिखना चाहे एंगल बन रहा है, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और जब भी हम ये प्रॉपर्टी लिखें तो ये पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में इसको लिख देंगे LPA या फुल फॉर्म लिख दो ज्यादा बेटर है, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इस चैप्टर में भर भर के यूज होगा। एक तो ये यूज होगा और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके बेसिक्स। सिर्फ पार्ट 1 समझाया मैंने। अगला जो पार्ट 2 मैं समझाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा बच्चों जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको प्रॉपर के पॉइंट्स में समझाएंगे। आप उनको समझ के नोट करना, उसके बाद हम प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पूरा एंड तक वीडियो को देख करके समझ करके पूरे पॉइंट्स को उसके बाद ही आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।